नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं शब्द विचार, और शब्द विचार में हमारा टॉपिक है व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। तो व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से शब्दों के वर्गीकरण में हमारा फर्स्ट टॉपिक यानी कि संज्ञा हमारा क्लियर हो चुका है और हम सर्वनाम अपने टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारे बिल्कुल कॉमन से टॉपिक हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी आप क्लास 9 में हैं। और देखिए, व्याकरण एक आपका ऐसा टॉपिक होता है जो चाहे आपके सिलेबस के अंदर हो चाहे ना हो, आप देखेंगे कि जो आपके सिलेबस में होगा वो और जो आपको नहीं आता है वो, ये सभी चीजें आपस में कनेक्टेड रहती हैं। खास तौर पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये इतने कॉमन से आपके टॉपिक होते हैं कि आपको इनके बारे में हमेशा हमेशा जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये, अब देखिए, हम यहाँ पर केवल शब्दों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या होते हैं ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जितने भी नाम वाले शब्द हैं वो संज्ञा है, लेकिन इसके भेद भी है कि कौन से शब्द आपके व्यक्तिवाचक है, कौन से आपके जातिवाचक है, कौन से आपके भाववाचक है, कौन से आपके समूहवाचक है, कौन से आपके आपके द्रव्यवाचक है। तो इसीलिए व्याकरण में ये कुछ कॉमन से टॉपिक हैं जो आपको पूरी व्याकरण को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जिसमें हम शब्द विचार, जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है। देखिए, व्याकरण एक, हमने यहाँ पर शुरुआत में पढ़ा था कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें पूरे भाषा को, किस तरह से हमें भाषा को पढ़ना है, किस तरह से भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करना है, उसके बारे में ज्ञान कराता है। तो देखिए, इसके 3 अंग होते हैं व्याकरण के: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार टॉपिक हमने पूरा क्लियर कर दिया। वाक्यों की, वर्णों के आकार, वर्णों की आकृति, वर्णों की बनावट, वर्णों के उच्चारण आदि पर जिसमें हम ध्यान देते हैं। शब्द विचार में शब्दों के आकार, शब्दों की बनावट, शब्दों की उत्पत्ति आदि पर जब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो देखिए, हमने यहाँ पर शब्दों का वर्गीकरण किया है 2 आधार पर, विकारी और अविकारी। विकारी मैंने आपको बताया, देखिए अलग से भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी अविकारी शब्द। जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, ये कंप्लीट होने के बाद उसको आप एक अलग से टॉपिक के रूप में ले सकते हैं, अविकारी या अव्यय शब्द। तो देखिए, संज्ञा क्लियर हो चुका था। सर्वनाम हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, तो सर्वनाम में हमने सर्वनाम की परिभाषा, हमने यहाँ पर पढ़ ली थी। उसके बाद हमने सर्वनाम के 6 भेदों को यहाँ पर आप लोगों को नोट करवाया था, जिसमें पहला भेद हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम पूरी तरह से क्लियर हो चुका था। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसमें हम 3 तरह के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं: वक्ता के लिए, श्रोता के लिए और किसी अन्य तीसरे के लिए। यानी कि एक ही सर्वनाम के अंदर 3 तरह के सर्वनाम शब्द आते हैं। इसमें, इसको हम इसीलिए पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो ये 3 तरह के सर्वनाम होते हैं, इसको भी मैंने यहाँ पर आपको 3 भागों में बांटकर बताया। सबसे पहला, जो वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयोग करता है, अपने लिए करता है, उसको कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, जिसमें वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति श्रोता अर्थात सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, उसे कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद तीसरा, जिसमें वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति श्रोता अर्थात सुनने वाले व्यक्ति से किसी अन्य तीसरे के बारे में बात कर रहा होता है, उसे कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीनों यहाँ पर विद एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को बताए थे।
जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला था उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप सभी ने ये सारी चीजें नोट डाउन भी की हैं। जिन बच्चों ने जो नोट डाउन करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपके इतने कॉमन से टॉपिक हैं, कई बार आप क्लासेस में आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन आपको ये कॉमन से टॉपिक पता नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पर वक्ता अपने लिए जिसको प्रयोग करता है उसे कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है, जिसको वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है उसे कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक। तो देखिए जैसे मैं, अगर मैं कोई भी बात कहूं तो मैं कहूंगी मैं, मैंने, मेरा, हमें, हमारा। ठीक है, ये सारे शब्द क्या है, ये वक्ता के लिए प्रयोग होने वाले शब्द हैं, यानी कि बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। मैं, मेरा, मुझे, हमारा, हमें आदि। ठीक है, ये सारे। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखवाया, मैं कक्षा 6ठी का छात्र हूं या मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूं। हमारी कक्षा में के छात्र कल पिकनिक पर जाएंगे। हमारी कक्षा के, ये मैं कह रही हूं कि हमारी कक्षा के छात्र कल पिकनिक पर जाएंगे। तो हमारी और मैं, ये दोनों ही शब्द हैं वक्ता के लिए, अर्थात बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। उसके बाद आता है दूसरा मध्यम पुरुषवाचक, जिसमें वक्ता अर्थात जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, श्रोता के लिए प्रयोग करता है। जैसे तुम, तुमने, तुम्हारा, आप, आपका, आपसे। जैसे आपने कल मिठाई लाने का वादा किया था। ये बोलने वाला कह रहा है सुनने वाले से कि आपने कल हमसे मिठाई लाने का वादा किया था। तुम भी हमारे साथ पिकनिक चलना, तुम भी हमारे साथ पिकनिक चलना। आप और तुम, जब हम किसी से बात करते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति को कैसे संबोधित करते हैं, हम संबोधित करते हैं आप, तुम, ठीक है, आदि शब्दों से। तो ये क्या है, ये सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये है मध्यम पुरुष सर्वनाम। उसके बाद तीसरा अन्य पुरुष सर्वनाम, जो वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले से जब किसी अन्य तीसरे के बारे में बात कर रहा हो। देखिए जब मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम का, तो मैंने यहाँ पर आपको ये चीज बताई थी। देखिए मैंने तुमसे कल ही कहा था, मैंने तुमसे कल ही कहा था। मैंने है आपका उत्तम पुरुषवाचक, तुमसे शब्द है आपका मध्यम पुरुषवाचक, और कहा था कि उसे, यानी कि तीसरे व्यक्ति के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। मैंने अर्थात बोलने वाला, तुमसे अर्थात सुनने वाला, कल ही कहा था कि उसे यानी कि थर्ड पर्सन अन्य पुरुष को आज ही बुला लेना। तो आप देख सकते हैं एक ही लाइन में 3 तरह के सर्वनाम शब्द हैं। तो यही है आपका अन्य पुरुष, जिसमें जो वक्ता होता है वो किसी तीसरे जिसके बारे में बात करता है। तो किन किन शब्दों का प्रयोग करता है, वह, वे, उसने, उन्होंने, उसे आदि, ये सारे हम अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये आपको कंफर्म हो चुका था, क्लियर हो चुका था, और ये रिवाइज भी मैंने अभी करवा दिया है। जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में यहाँ से नहीं पढ़ पाए होंगे वो भी, उन्हें भी ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो उसके बाद देखिए काफी सारे एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर आपको बताए थे। जैसे आप देख सकते हैं, यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, उनको भी अपने साथ ले आना, तुम्हें वह किताब लाइब्रेरी में मिलेगी। यहाँ उनको और वह, ये जो शब्द है ये किसी अन्य के लिए प्रयोग हुए हैं, इसीलिए ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर बताए थे। और उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो हमने पढ़ा था दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जैसे कि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि कुछ भी रटना नहीं होता है क्लास में, कुछ भी रटना नहीं होता है क्लास में, थोड़ी चीजें आपको समझनी भी होती हैं। तो वो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का अर्थ है कि फिक्स है,
निश्चय यानी कि फिक्स है। तो अब देखिए इसकी क्या परिभाषा है, किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये आप सभी ने नोट डाउन भी किया है, लास्ट सेशन में मैंने ये भी आपको लिखवा दिया था और ये आपने नोट डाउन भी किया है कि इन्हें जो शब्द हमें किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं। अब ठीक है, वो चाहे वस्तु पास है या दूर है, ठीक है। अगर पास होगी तो मैं ऐसे बताऊंगी कि यह मेरी कलम है, और अगर दूर होगी तो मैं बताऊंगी वह मेरी कलम है या वह मेरा घर है। तो एक तरह से मैं संकेत भी करूंगी, तो इसीलिए इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ये समझ आ रही है आपको चीजें? हैंड रेज करके बताएंगे, समझ आ रहा है आपको ये? वेरी गुड। फटाफट एक बच्चा माइक लेगा और बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं रखिएगा अपने मन में, बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि मुझसे क्या पूछ लेंगे या क्या मुझसे कह देंगे। ऐसी कोई भी बात बिल्कुल नहीं होती। जिस तरह से आप अपने टीचर्स से क्लास में पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी आपको पढ़ाया जाता है। तो डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। यस बच्चा, क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? सर्वनाम। यस, सर्वनाम शब्द पढ़ रहे हैं। वो हम पढ़ रहे हैं व्याकरणिक विवेचन, यानी कि जब हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं व्याकरणिक विवेचन के आधार पर, क्योंकि कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो कुछ व्याकरणिक नियमों से बन जाता है और वो फिर उसी तरह के काम करने लगता है। ठीक है, तो व्याकरणिक विवेचन के आधार पर हम एक कॉमन सा टॉपिक यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सर्वनाम। तो क्या होता है सर्वनाम, किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। वेरी गुड। आप क्लास 9 के बच्चे हैं? यस मैम। वेरी गुड। तो जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेदों के विषय में आप जानते हैं कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? जरूरी नहीं है, कोई भी बच्चा जिसे आता है वो माइक ले सकता है क्लास में। ऐसा नहीं कि एक ही बच्चा, जिसको भी आता है वो माइक ले सकता है। और मैंने नोट डाउन भी करवाए हैं, यहीं पे लिखवाया है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे तुरंत पूछ रही हूँ कि मैंने नहीं बताया और मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैंने आपको यहाँ पर अभी अभी भी मैंने आपको रिवाइज करवाया था। देखिए कोई बात नहीं, ये रिवीजन आपका इसीलिए हो रहा है अगर आपको नहीं पता तो। देखिए ये कॉमन सा टॉपिक है, आपको सर्वनाम के भेद पता होने चाहिए। कोई बात नहीं बच्चा, बैठ जाइए और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे नोट डाउन भी, जो जरूरी चीजें हैं उन्हें नोट डाउन भी करते रहिए साथ साथ। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि कुछ चीजें जो है कॉमन होती हैं उन्हें आपको आना चाहिए, वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्लास बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि हमें पीछे की नॉलेज भूलती जानी है, पीछे की चीजों को हमें थोड़ा बहुत याद भी रखना है, क्योंकि आगे जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे। केवल 12th क्लास तक आपकी क्लास खत्म नहीं हो जाती, आगे आपको और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं। और ये तो बहुत कॉमन सा, आज क्लास 2 का बच्चा भी ये पढ़ता है। तो दूसरा भेद हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय यानी कि हमने कहा फिक्स, तो किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और क्योंकि इसमें मैं कहती हूँ कि यह और वह, तो यानी कि ये आपको संकेत भी करा रहा है, तो इसीलिए इसे संकेतवाचक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे यह मेरा सगा भाई है, यह मेरा सगा भाई है, ये शब्द आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, वह मेरा विद्यालय है। अब देखिए विद्यालय इधर 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 शिफ्ट तो नहीं होगा, हम बिल्कुल निश्चित तौर पर कहेंगे कि वह मेरा विद्यालय है, यह मेरा सगा भाई है। ठीक है, तो यहां पर आपका यह और वह दोनों सर्वनाम निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला भेद क्लियर हुआ सभी को, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद भी यहाँ पर हमने क्लियर किया है, निश्चयवाचक सर्वनाम। और टोटल मैंने सर्वनाम के 6 भेद आपको बताए हैं। जिन बच्चों ने नोट डाउन किया है उन्हें पता होगा, और
क्योंकि ये कॉमन सा टॉपिक है, जिन्हें पहले से याद होगा वो भी बहुत अच्छी बात है कि सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं, जो मैंने अभी लिखवाए भी हैं, तो दूसरा भेद भी हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। उसके बाद जस्ट इसके अपोजिट जो हमारा तीसरा भेद, इसीलिए कहती हूँ कि बार बार कोई चीजें रटनी नहीं है, समझनी भी है। इसी का तीसरा भेद हम यहाँ पर पढ़ते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चित वाचक या अनिश्चयवाचक भी आप इसको कह सकते हैं। नंबर तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय यानी कि जो निश्चित नहीं है, जो फिक्स नहीं है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु का बोध, एक तरह से किसी भी निश्चित प्राणी, देखिए किसी भी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना होता हो, ठीक है, किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना होता हो, उसे अनिश्चय, यानी कि हमें पता नहीं है। जैसे मैं कहती हूँ बाहर कोई खड़ा है, आपको पता नहीं है बाहर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, ठीक है, ये कोई शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक है, आपको नहीं पता। जैसे अभी अभी आपने कहा यह मेरा सगा भाई है, आपने बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा कि यह मेरा सगा भाई है, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं पता, आपने कहा बाहर कोई खड़ा है, दाल में कुछ पड़ा है, कुछ पड़ा है, आपको नहीं पता कि क्या पड़ा है, लेकिन पड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना होता हो, उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ या कोई, इस तरह के जो शब्द होते हैं, ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, दूध में कुछ गिरा है, या बाहर कोई खड़ा है, आपका दरवाजा बंद है और आप कह रहे हैं बाहर कोई खड़ा है, आपको नहीं पता कि कौन है, तो ये आपने उस व्यक्ति के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है कि बाहर कोई खड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है, दाल में कुछ काला है, कुछ काला है, आपको नहीं पता कि क्या है, ठीक है। तो ऐसे शब्द होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको फिक्स नहीं हो रहा है कि क्या है, इसीलिए इसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्लियर हुए यहाँ पर सर्वनाम के 3 भेद, क्लियर हुए आप सभी को, ठीक है। तो ये आपका तीसरा भेद भी यहाँ पर क्लियर होता है। और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे कई जगह नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। यही रीजन है, क्योंकि वो नोट डाउन नहीं करते हैं, ना तो घर पर रिवाइज करते हैं, ना चीजें समझ में आती है, और फिर ना ही रिस्पॉन्स वो कर पाते हैं, ठीक है। तो 3 भेद हमारे क्लियर हुए सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और क्योंकि एक बच्ची ने मुझे लास्ट 2-3 सेशंस पहले उसको सारी परिभाषाएं याद है, संज्ञा की, सर्वनाम की, क्रिया की, विशेषण की, लेकिन उसने कहा कि मैम हमें एग्जाम्पल्स में कंफ्यूजन हो जाता है, हमें परिभाषाएं सारी याद है। तो देखिए परिभाषा हम रट लेते हैं, परिभाषा तो हम रट लेते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो ये परिभाषाएं तो हम रट लेते हैं, लेकिन जब आती है एग्जाम्पल की बारी कि ये कौन सा संज्ञा है, ये कौन सा सर्वनाम है, ये क्रिया का कौन सा भेद है, ये सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, वहां पर आप लोग अटक जाते हैं। और रीजन यही होता है कि आप शुरुआत की चीजें रट लेते हैं और अंदर आप बहुत ज्यादा समझना जरूरी नहीं समझते, और जबकि सबसे मेन चीजें यही होती है कि आपको भेद क्लियर होने चाहिए। आपका एक टॉपिक अभी आएगा आगे, पद परिचय, हिंदी में
एक टॉपिक आएगा, देखिए मैंने आपको बताया हिंदी व्याकरण, आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये मेरे सिलेबस में नहीं है, ये मेरे कोर्स में नहीं है। व्याकरण या ग्रामर आपके एक ऐसे कॉमन टॉपिक होते हैं जिसमें आपको सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती है और सबको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब आप पद परिचय पढ़ेंगे तब आपको इन सबकी वैल्यू पता चलेगी कि हमें ये क्यों याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 भेद हमारे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। चौथा भेद है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे क्या होता है संबंधवाचक सर्वनाम, किसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए जो आपको क्या करते हैं, संबंध बताते हैं, आपस में संबंध बताने का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूसरे सर्वनाम शब्द में संबंध होने का बोध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूसरे सर्वनाम शब्द में संबंध होने का, यानी कि आपस में संबंध होने का बोध होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, जो या जैसे, पहले ये आप परिभाषा नोट डाउन कीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर सर्वनाम की जो परिभाषा है उसमें संबंधवाचक सर्वनाम चौथा भेद हम यहाँ पर लिख रहे हैं और आपने परिभाषा नोट डाउन कर ली होगी। तो देखिए हमने कहा जो संबंध बताने का काम करते हैं, जो जैसा, तो इसके कुछ जो एग्जाम्पल्स है, पहले तो आप ये नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में इसके पूरे एग्जाम्पल आपको नोट डाउन करवाऊंगी। ये आप उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिख सकते हैं, जो और जैसा। उसके बाद आप कुछ जो पंक्तियां हैं वो यहाँ पर इस तरह से छोड़ सकते हैं, पूरे सेंटेंस के तौर पर मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको लिखवाती हूँ। उससे पहले ये नंबर 4 है और देखिए सब में आप इस तरह से चौथा भेद इसको डाल लीजिए, क्योंकि 6 भेद मैंने आपको बताए हैं, कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चौथा भेद संबंधवाचक सर्वनाम हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए उसके बाद आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए यहाँ पर सभी चीजें जो है मैंने आपको बताया कि ऐसी नहीं है कि आप रट लो, कुछ चीजें आपको समझनी भी है। अब जैसे संबंधवाचक कहा तो संबंधवाचक यानी कि संबंध बताने वाला सर्वनाम, जो और जैसे, ठीक है। अब ये है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम नंबर 5। प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक अर्थात जो प्रश्न पूछने के लिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए आप पहले नोट डाउन कीजिए, परिभाषा नोट डाउन कीजिए कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब कौन कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग आप प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या है। अब देखिए ये जो आपका शब्द है, ठीक है, ये जो आपका शब्द है ये आपका सर्वनाम शब्द है। ये क्या है, ये आपका सर्वनाम शब्द है। और तुम कहाँ रहते हो, तुम कब आए, तुम कैसे हो, तो ये सारे शब्दों का प्रयोग कब करते हैं हम, जब हम प्रश्न पूछते हैं। ये सारे शब्द भी सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है, और इनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। जैसे तुम्हारी बहन का नाम क्या है। तुम्हारी बहन का नाम क्या है। अब ये शब्द यहाँ पर आपका सर्वनाम शब्द है और
ये कैसा है? जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये क्लियर हुआ सभी को? प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि जो प्रश्न पूछे जाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इससे पहले ये क्लियर हुआ सभी को? ये नोट किया सभी ने? इससे पहले मैंने आपको बताया था संबंधवाचक सर्वनाम। तो जैसे मैंने आपको बताया था जो और जैसा, तो इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, इसका उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि 2 से 3 लाइनें आप छोड़ दें इसके लिए। तो देखिए, हम इसमें एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं जैसा कर्म वैसा फल। ठीक है, जैसा कर्म वैसा फल। अब देखिए, हमने कहा संबंधवाचक, जैसा और वैसा, जैसा और वैसा। ठीक है, जैसा कर्म वैसा फल। तो कर्म और फल के बीच में क्या है? संबंध बता रहा है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। और आपने कहावत भी सुनी होगी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ठीक है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा। या जैसा काटो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है, तो इस तरह के इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। और ये सभी भी आपके सर्वनाम शब्द हैं। और कैसे सर्वनाम शब्द हैं? ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। उसके बाद हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम भी यहाँ पर क्लियर कर लिया है। और इस तरह से हमने जो आपका सर्वनाम है उसके 5 भेद यहाँ पर क्लियर कर लिए। तो अभी तक आपको पांचों भेद समझ आए? पांचों भेद समझ आए सर्वनाम के? हैंड रेज करेंगे फटाफट एक बार में। अगर नहीं समझ में आए हैं तो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं कि मैम हमें समझ नहीं आए। यस, गुड। और कई बार होता है कि बच्चों को समझ नहीं आते हैं, तो जब नहीं आता है तो भी आप क्लास में बीच में हैंड रेज करके पूछ सकते हैं कि मैम समझ नहीं आया, एक बार रिवाइज करवा दीजिए। ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल इस तरह से नहीं बैठना है डम होकर कि हमें ना तो कोई रिस्पॉन्स करना है कि हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ना नोट डाउन करना है। बस क्लास में जैसे मूवी चल रही है बिल्कुल ऐसे नहीं बैठना है। ठीक है, आपको रिस्पॉन्स करना है, थोड़ा सा पढ़ के भी आना है घर से। इसी से हमारी क्लास क्या होगी? इंटरेक्टिव होगी, इंटरेस्टिंग होगी। और जो चीजें यहाँ से आपको पढ़ाई जा रही है वो आपको फिर समझ भी आने लगेगी, क्योंकि आप भी अगर उसमें रिस्पॉन्स करेंगे तो आपको और अच्छे से हमारा जो टॉपिक है, यानी कि आपका जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ आएगा। नेक्स्ट यानी कि छठा भेद है हमारा निज वाचक सर्वनाम। निज वाचक सर्वनाम। निज, निज का अर्थ होता है स्वयं या अपने आप। ठीक है, निज का अर्थ होता है स्वयं या अपने आप। देखिए, एक मैंने आपको वहां पर बताया था कि जो मैं अपने लिए प्रयोग कर रही हूं, ये वो वाला नहीं है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम था। यानी कि एक व्यक्ति अर्थात बोलने वाले के विषय में वहां पर बात की गई थी। कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग सा हमारा नंबर 6 यहाँ पर भेद है, छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है, यानी कि काम करने वाला व्यक्ति खुद के लिए करता है। ठीक है, उसको कहते हैं निज। निज अर्थात स्वयं, निज अर्थात स्वयं, यानी कि वो स्वयं के लिए करता है, तो उन्हें कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। और ये सर्वनाम शब्द कौन से हैं? यहां पर आपने मैं नहीं लिखना है, या हम नहीं लिखना है, हमारा नहीं लिखना है, मेरा नहीं लिखना है, क्योंकि ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ये शब्द आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, ये आपने यहाँ पर यूज नहीं करने हैं। यहाँ पर निज अर्थात स्वयं के लिए वो क्या कह रहा है? जैसे स्वयं,
मैं अपना गृह कार्य स्वयं करता हूं। मैं अपना गृह कार्य स्वयं करता हूं। अपना, खुद, निज, स्व, अपने आप। मैं अपने आप स्कूल आता हूं। मैं अपने सारे काम अपने आप करता हूं। तो इस तरह के ये देखिए एग्जाम्पल, ये उदाहरण है आपके, जैसे स्वयं, अपना, खुद, निज। तो ये सारे शब्द हैं आपके निजवाचक सर्वनाम के। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, उदाहरण भी मैंने यहां पर आपको दिया है। मैं अपने आप साइकिल चला लेता हूं। अब मैं अपने आप साइकिल चला लेता हूं, या मैं अपना काम स्वयं करता हूं। मैं अपना काम स्वयं करता हूं। तो इस तरह के जहां पर भी शब्द आएंगे, या मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा। मैं अपने काम खुद कर लेता हूं। तो जितने भी ये इस तरह के शब्द हैं, ये सारे हैं निजवाचक सर्वनाम। तो आज हमने यहाँ पर सर्वनाम के 6 के 6 भेद क्लियर किए, यानी कि शब्द विचार का जो व्याकरणिक विवेचन के आधार पर विकारी शब्दों में जो हमारा दूसरा भेद था आपका सर्वनाम, वो टॉपिक हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। और मैं आशा करती हूँ कि ये कॉमन सा टॉपिक आपको यहाँ पर एक बार अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, और जितना भी ये पढ़ाया है इसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। नेक्स्ट सेशन में हम एक बार इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और साथ ही अपने अगले टॉपिक क्रिया पर भी आगे बढ़ेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।